नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर ने विस्मृति नगर के मायाजाल को तोड़कर पाताल लोक की उन अनंत गहराइयों में छलांग लगा दी जहां समय उल्टा बहता है। वीर की 90% यादें मिट चुकी हैं, लेकिन उसके दिल में अपनी मां के लिए जो तड़प है वही अब उसका एकमात्र मार्गदर्शन है। चलिए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड 29, शून्य का भंवर और हृदय का रक्त साक्ष्य। जैसे ही वीर ने उस नीले गड्ढे में छलांग लगाई, उसे लगा जैसे उसका शरीर भारहीन हो गया है। वो हवा में नहीं बल्कि किसी गाढ़े तरल पदार्थ में गिर रहा था। उसके चारों ओर रंगीन प्रकाश की धारियां किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह ऊपर की ओर जा रही थीं। यह समय की धारा थी जो यहां उल्टी दिशा में बह रही थी। वीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे महसूस हुआ कि उसके मस्तिष्क से यादें रेत की तरह फिसल रही हैं। उसे अब यह भी याद नहीं था कि रत्नपुर कैसा दिखता था या उसके पिता का चेहरा कैसा था। उसके पास बस एक ही स्मृति बची थी, एक धुंधला सा चेहरा जो उसे वीर कहकर पुकारता था। अचानक उसकी गिरने की गति कम हुई और वो एक ऐसी सतह पर उतरा जो न तो ठोस थी और न ही द्रव। वो गहरे नीले बादलों का एक फर्श था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण अजीब था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा है और ऊपर से धकेल रहा है। तभी उसे एक गूंज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो हजारों सालों पुरानी लग रही थी। यहाँ वही आता है जो अपना सब कुछ खोने को तैयार हो। तुम कौन हो राही? वीर ने अपनी तलवार अग्निदंश को कसकर पकड़ा। तलवार की श्वेत अग्नि अब मध्यम पड़ चुकी थी, क्योंकि वीर का संकल्प उसकी यादों के साथ कमजोर हो रहा था। वीर कांपती आवाज में, मैं अपनी मां को लेने आया हूं। मुझे मेरा नाम याद नहीं, पर मेरा उद्देश्य याद है। सामने से एक विशाल आकृति उभरी। वो समय का रक्षक काल भैरव का एक प्रतिबिंब था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। उद्देश्य यादों से जन्म लेता है वीर। जब यादें ही नहीं रहेंगी तो उद्देश्य कैसा? देखो अपने पीछे, तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ रही है। वीर ने नीचे देखा। उसकी परछाई वास्तव में धुंधली होकर गायब हो रही थी। पाताल के इस स्तर पर अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। वीर आगे बढ़ा। उसे दूर एक नीली रोशनी की मीनार दिखाई दी। उसे लगा कि रुक्मणी मां वहीं कहीं कैद हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। उसके सामने एक विशाल नदी आ गई, जिसमें पानी की जगह पारा बह रहा था। इस नदी का नाम था वैतरणी शून्य। नदी के किनारे हजारों आत्माएं खड़ी थीं। ये वे योद्धा थे जो कभी अपनी यादें वापस पाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन समय के चक्र में फंसकर यहीं के होकर रह गए। जैसे ही वीर ने नदी में कदम रखा, उसे असहनीय दर्द हुआ। नदी का हर कतरा उसे उसके बचपन की एक याद दिखा रहा था। पहली लहर। उसे दिखा कि कैसे उसकी मां ने उसे पहली बार तलवार पकड़ना सिखाया था। जैसे ही लहर गुजरी, वो याद उसके दिमाग से हमेशा के लिए मिट गई। दूसरी लहर। उसे अपने गुरुदेव का चेहरा दिखा, उनकी शिक्षाएं सुनाई दी, और वो भी लुप्त हो गया। वीर के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह खोखला होता जा रहा था। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही उसे माया की हंसी सुनाई दी। माया, वीर रुक जाओ। एक और कदम और तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम एक इंसान हो। तुम इस नीले शून्य का हिस्सा बन जाओगे। लौट आओ, मैं तुम्हें विस्मृति नगर का अमर राजा बना दूंगी। वीर ने अपने दांत भींचे। उसने अपनी तलवार को हवा में लहराया, लेकिन तलवार से आग नहीं निकली। वो बस एक लोहे का टुकड़ा रह गई थी। वीर ने मन ही मन सोचा, तारांकन अगर यादें नहीं रही तो क्या हुआ? मेरा रक्त तो वही है, मेरी आत्मा का खिंचाव तो वही है। उसने अपने हाथ पर एक गहरा घाव किया। उसका रक्त नदी के पारे में मिला। जैसे ही वीर का दिव्य रक्त उस ठंडी नदी में गिरा, एक भीषण विस्फोट हुआ। वीर की शून्य शक्ति उसकी यादों से नहीं, बल्कि उसके बलिदान से जागृत हुई थी। नदी को पार करते ही वीर उस मीनार के सामने था। वहां रुक्मणी मां एक पारदर्शी समय स्तंभ में जकड़ी हुई थीं। समय वहां इतना धीमा था कि उनके गिरने वाले आंसू भी हवा में ठहरे हुए थे, परंतु द्वार पर खड़ा था महाकाल असुर का साया, जो पहले से भी विशाल और भयानक था। उसके पास काल चक्र था, जिससे वो समय को पीछे खींच सकता था। महाकाल का साया, वीर तुम यहां तक तो आ गए,
लेकिन अब तुम्हारे पास न तो कौशल है और न ही ज्ञान, तुम एक खाली बर्तन हो। युद्ध शुरू हुआ। महाकाल के साये ने समय की गति बढ़ा दी। वीर को ऐसा लगा जैसे वह बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। उसकी हड्डियां कमजोर होने लगी, बाल सफेद होने लगे। महाकाल ने उसे एक जोरदार प्रहार से दूर फेंका। वीर जमीन पर पड़ा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। तभी उसे अपने हृदय के भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। वो रुक्मणी मां की आवाज नहीं थी, वो उसकी अपनी आत्मा की आवाज थी। वीर, समय को मत देखो, हृदय को देखो। वीर को याद आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बाहर की दुनिया को देखना बंद कर दिया। उसने उस शून्य को स्वीकार कर लिया जो उसके भीतर पैदा हो गया था। जैसे ही उसने अपनी यादों के जाने का शोक छोड़ दिया, उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ, निर्वाण शक्ति। वो खड़ा हुआ। अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। वह प्रकाश के एक पुंज में बदल गया था। उसने अग्निदंश को उठाया, जो अब श्वेत नहीं बल्कि पारदर्शी नीली ज्योति से जल रही थी। वीर ने चिल्लाकर कहा, महाकाल, यादें इंसान को बनाती हैं, लेकिन संकल्प ईश्वर को जन्म देता है। मेरी यादें भले ही चली गई हों, लेकिन मेरा धर्म अभी जीवित है। एक अंतिम और भीषण प्रहार हुआ। वीर की तलवार ने महाकाल के काल चक्र को 2 टुकड़ों में काट दिया। पूरे पाताल लोक में एक ऐसी गूंज हुई जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। जैसे ही काल चक्र टूटा, समय का उल्टा बहना बंद हो गया। विस्मृति नगर की कांच की दीवारें जो पाताल में भी महसूस हो रही थीं, ढह गईं। रुक्मणी मां का समय स्तंभ टूट गया और वे धीरे से नीचे गिरी। वीर भागकर उनके पास पहुंचा। मां ने अपनी आंखें खोली और वीर को देखा। उनकी आंखों में ममता थी, लेकिन वीर की आंखों में खालीपन था। रुक्मणी मां, वीर, मेरे बेटे, तुमने ये क्या किया? तुमने अपनी पहचान दांव पर लगा दी। वीर ने मां के चरण स्पर्श किए। उसे याद नहीं था कि वो उसकी मां है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यही उसका संसार है। वीर, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप सुरक्षित हैं। यही मेरे लिए काफी है। अचानक पाताल की दीवारें हिलने लगीं। महाकाल के अंत के साथ ही ये लोक भी नष्ट हो रहा था। उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता केवल वही खोल सकता था जिसके पास पूर्ण स्मृति हो। तभी एक चमत्कार हुआ। वीर के हाथ में बंधी वो पुरानी माला चमकने लगी। वो माला वीर के पूर्वजों के आशीर्वाद से बनी थी। उस माला से एक एक करके सुनहरी रोशनी निकली और वीर के माथे में समाने लगी। एक क्षण के लिए वीर को सब कुछ याद आ गया। रत्नपुर, उसके दोस्त, उसके दुश्मन, उसका पूरा संघर्ष। लेकिन ये यादें पहले जैसी नहीं थीं। अब वे उसके लिए बोझ नहीं बल्कि उसकी शक्ति थीं। अगले एपिसोड की झलक। वीर और रुक्मणी मां पाताल के उस विनाशकारी भंवर से निकलकर एक नई भूमि पर कदम रखते हैं। लेकिन ये भूमि न तो अंगार द्वीप थी और न ही रत्नपुर। ये एक हरा भरा और शांत स्थान था, जहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। तभी सामने से एक रथ आता दिखाई देता है, जिस पर सूर्यवंश का झंडा लगा था। वीर को लगा कि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है, पर तभी उसने देखा कि रथ पर बैठा सारथी कोई और नहीं बल्कि वही माया थी जिसे उसने विस्मृति नगर में हराया था। क्या माया अब वीर की मित्र बन गई है या ये कोई नया षड्यंत्र है? रुक्मणी मां वीर को उस गुप्त सत्य के बारे में क्या बताएंगी जिसे उन्होंने अब तक छुपा कर रखा था? क्या वीर की यादें पूरी तरह वापस आ गई हैं या कुछ हिस्सा अभी भी पाताल के अंधेरे में कहीं खोया है? जानने के लिए देखते रहिए नॉलेज स्टोरीज। दोस्तों, आपको एपिसोड 29 कैसा लगा? क्या वीर को अपनी यादों के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि एपिसोड 30 की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।